निर्मला सीतारमन ने 2021-22 के लिए देश का आम बजट संसद में पेश कर दिया है। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कोरोना की छाप साफ दिख रही है। सरकार वित्तीय घाटा बढ़ाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी खबर आम आदमी के लिए, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनेक्स्चर के तौर पर उसे पढ़ लिया जाए, ये कहकर यकायक बैठ गई देश की वित्त मंत्री। तो जो आप पहले टैक्स दे रहे थे वही टैक्स देंगे। हां, 75 साल से ऊपर की उम्र वाले जो पेंशन लेते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो आम आदमी जिस बात को लेकर बेकरारी से, बेसब्री से बजट का इंतजार करता है, वहां पर बजट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आप जो उम्मीद लगाए बैठे थे, इस काल में, इस संकट काल में नौकरियां भी गई, तनख्वाहें भी कटी हैं, तो कुछ रियायत की जो उम्मीद लगाए बैठे थे, आम आदमी जो नौकरी पेशा है, टैक्स भरता है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। 75 साल से ऊपर वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंशन पाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न अब नहीं भरना होगा। एक और अहम जो बदलाव किया गया है वो ये कि 3 साल का ही असेसमेंट किया जाएगा। अगर आपकी पीछे की जो ये फाइल खुली रहती थी, 50 लाख से ऊपर की गड़बड़ी का अगर मामला है तो 10 साल तक उसको खोला जा सकता है, वरना 3 साल पहले तक की ही बातें आपकी खंगाली जा सकती हैं। सस्ते घर के लोन पर सब्सिडी भी 1 साल और बढ़ा दी गई है। मेरे साथ अरुण जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पैसिफिक रिम बिजनेस काउंसिल के, वो जुड़ गए हैं स्टूडियो में। मेरे सहयोगी मनीष कुमार और जानकारी के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन पहली नजर में अरुण, इस बजट पर जब मैं कहता हूं कोरोना की छाप दिखी है, 6.8% हम अपना वित्तीय घाटे का टारगेट रख रहे हैं, यानी कि इससे ऊपर भी आ सकता है। यह तो बजटरी एस्टिमेट हुआ। देखिए, हमारा अनुमान था 6.5% का, और अगर माननीय वित्त मंत्री जी ने 6.8 का रखा है तो इसका मतलब है दिल खोल के उन्होंने खर्चा करने की अपनी चाहत जो थी उसको दिखा दिया है। लेकिन जो बोरोइंग्स उन्होंने दी हैं वो हमारे को समझ में नहीं आई है, थोड़ा देखना पड़ेगा। 12 लाख करोड़ की जो हमारी अपर सीलिंग थी, हमने अंदाजा लगाया था 11 साढ़े 11 के आसपास की रहेंगी, वो 12 लाख करोड़ की है। इसका मतलब है डाइवेस्टमेंट का जो फिगर है वो उन्होंने कम लिया है। अगर डाइवेस्टमेंट का फिगर कम लिया है तो इसका मतलब है कि हमारे टैक्सेस के ऊपर अभी जो हम बोलते हैं कि फाइन प्रिंट्स पढ़ने पड़ेंगे, फाइन प्रिंट्स के अंदर जरूर आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। फिर क्यों कि उसके अंदर इन्होंने जरूर कहीं ना कहीं हमारे को सरप्राइज रखे नहीं, पर जीएसटी का जिक्र किया है यहां पर कि देखिए, तभी मैं आपको कह रहा हूं 4 महीनों में बढ़ी है। 30,000 करोड़ भी थी, 50,000 60,000 करोड़ भी थी, जबकि 1.25 लाख तो आना चाहिए आपके पास। बिल्कुल ठीक हर महीने, वो अब आना शुरू हुआ इस महीने। हमारा अंदाजा जीएसटी का करीब 9.5 लाख करोड़ का था, जो अभी बजट के अंदर देखने में मिलेगा, जो शायद 11 लाख करोड़ के आसपास का होगा। हमारे को ये जो नंबर्स मेरे सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगा के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी बजट अपलोड नहीं हुआ है। अभी मैं देख रहा था बजट अभी अपलोड नहीं हुआ है ऐप पे, बजट ऐप के ऊपर, तो अभी एग्जैक्ट नंबर्स हमारे सामने नहीं है। तो हम सिर्फ अंदाजा लगा के बोल रहे हैं कि इसके अंदर अगर यही नंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये बजट जो है आपको जब फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत सरप्राइजेस देंगे। सरप्राइजेस नहीं होंगे, बहुत सरप्राइजेस होंगे आपके सिर्फ। पर सरकार अपनी एक मंशा दिखा रही है कि वो निवेश करने को तैयार है, पैसा लगाने को तैयार है, वो आधारभूत ढांचा हो उसके अंदर पैसा जाएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पीपीपी जो मॉडल है वो और आगे बढ़ता दिख रहा है। यहां पर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन और बंदरगाहों यानी पोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का भी साफ ऐलान किया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी प्राइवेटाइजेशन आएगा और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी से हम जो बार बार कहते हैं कि पीएसयूज या सरकार का काम है सरकार चलाना, सरकार का काम सरकार ये व्यवसाय करने का नहीं है। प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, वो ये नारा भी बुलंद करते थे, देश को बिकने नहीं दूंगा, रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा। पर वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। 5 जो मिनी बजट आए थे उसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़ के बाकी किसी सेक्टर के अंदर सरकार
नहीं मौजूद रहेगी। तो जो पीएसयू की जो पीएससी नीति थी, आई थिंक ये उसी के अंदर हो रहा है। LIC का विनिवेश नहीं हो पा रहा है, एयर इंडिया का भी होल्ड पर रखा हुआ है। वो तैयारी कर रखी थी, कोविड की वजह से शायद वो डिले हो गया है, नहीं तो आपका कॉनकॉर का, शिपिंग कॉर्पोरेशन का, LIC का, BPCL का, एयर इंडिया का, अभी तो बहुत सारी पाइपलाइन है जिसका डाइवेस्टमेंट इस साल होने को हमें देखना पड़ेगा। मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। पहली टिप्पणी आपकी इस बजट पर। स्पीच अब्रप्टली कटी, लगभग 1 घंटा 50 मिनट के करीब की यह स्पीच थी। पिछली दफा तो 2 घंटा 40 मिनट सबसे लंबी बजट स्पीच दी गई थी। पहली निगाह में आपकी पहली टिप्पणी क्या है इस बजट पे? एक बात तो सही है कि डिसइन्वेस्टमेंट से काफी पैसा आने की सोच रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश की जा रही है। निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे फिर भी अच्छा लगा कि कैपिटल मैं बीच में 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, पर आम आदमी के लिए देखिए सबसे बड़ी खबर, आम आदमी किस लिए देखता है? कुछ मुझे टैक्स में छूट मिलेगी क्या? जस का तस, कोई बदलाव नहीं, कोई रियायत नहीं मिली है। तनख्वाहें भी कटी हैं, रोजगार गए हैं, रियायत की उम्मीद थी लोगों को। यह निश्चित रूप से सही है कि मध्यम वर्ग को थोड़ा सा डिस्करेजमेंट है, उनको निराशा हुई है। एक बात यह भी सही है कि मध्यम वर्ग के पास पैसा काफी है इस वक्त, क्योंकि 8 महीने से फोर्स सेविंग उन्होंने किया है और पिछले 2-3 महीनों में हम नजर आ रहा है कि ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, जीएसटी भी बढ़ा है, इससे लगता है बाजार का कार्यक्रम शुरू हुआ है। सरकार की ऐसी उम्मीद है कि ये चलेगा और मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका ख्याल है। लेकिन मुझे लगता है कि 11% की ग्रोथ की जो बात हम ही हैं वो दुधारू गाय। 6 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, 1.5-2 करोड़ एक्चुअल रिटर्न भरते हैं। वो तो रिटर्न मतलब 0 रिटर्न वाले भी हैं। 1.5-2 करोड़ लोग वो टैक्स देते हैं, हम दुधारू गाय हैं। अच्छी चले इकोनॉमी तो राहत नहीं मिलती, बुरी चले तो अरे भैया आप कैसे राहत दें? संदीप जी थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। जिन लोगों मैं अपना बयां कर रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। जिन लोगों ने वर्किंग फ्रॉम होम किया, ठीक है, उनको काफी परेशानी हुई, घर में भी गैजेट खरीदने पड़े। लेकिन जिनका नौकरी नहीं थी उनका क्या होगा, ये भी तो है ना। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करते, जो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सिर्फ रोड नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कम किया ना प्राइवेट कंपनियों ने। बॉटम लाइन अपनी कैसे बढ़ाई? 5.5 लाख कर दिया है, जो उम्मीद हर साल जो है 2 लाख 5.5 लाख। नहीं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। देखिए उसके अंदर नॉन डिस्क्रिशनरी के बाद आपका लेगरूम बहुत कम रह जाता है सरकार के पास। नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। 7.5% नहीं, हम रोजगार की बात कर रहे थे अरुण भाई। मैं कंपनियां कितना पैसा खर्च कर रही थी, उन्होंने तो बचाया ना और अपनी बॉटम लाइन बढ़ाई। देखिए वो तो एम्प्लॉइज को डाउन साइज किया गया है, तनख्वाहें काटी गई हैं। मैं इस बारे में बात कर रहा था। देखिए तो इसीलिए आम आदमी को उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को निराशा हुई होगी। हाँ। मैं ये समझता हूं कि 5.5 लाख करोड़ का जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ है, 65% करीब बढ़ा है, उसका मतलब ये होगा कि कुछ तो नहीं, वो तो दिख रहा है सरकार का। वित्तीय घाटा 6.8% रख दिया है, तो मतलब जो IMF या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दबाव रहता है, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज जो है वो 2 महीने बाद BBB माइनस पे है हम, मतलब रिस्की कैटेगरी से एक ऊपर, हमें रिस्की भी बता सकते हैं 2 महीने बाद, पर सरकार ने वो जुआ खेला है। अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, मैं समझता हूं ये रिस्क जो लिया है, जुआ कहें या रिस्क लेना, मैं आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं समझता हूं ये 3% का जो FRBM का टारगेट था, उन्होंने कहा हम 4 साल बाद में करेंगे, हम जरा डिफिसिट में चलाएंगे। मुझे लगता है कि संकट काल है भाई, पैसा लगाना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे FRBM को अगर आप लेके बैठेंगे तो आप नहीं गड्ढे से निकल सकेंगे। ये 100 साल के बाद ऐसे गड्ढे के अंदर पूरे विश्व की इकोनॉमीज गिरी हैं। अगर यहाँ पे भी FRBM जो हम लोग हर साल बोलते हैं उसका पालन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। संदीप जी, आपको याद है 1963 की बजट में भी इस तरफ बहुत इजाफा हुआ था डिफेंस एक्सपेंडिचर चाइना के बाद में, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसमें काफी कम किया गया था 2-3 साल। और यहां पर हेल्थ केयर सेक्टर में भी इजाफा किया है, लेकिन जो उम्मीद थी 2.5 से 3% वो GDP का आ जाए, वहां तक तो नहीं आए हैं। लेकिन अब अस्पताल खोलने की भी बात है। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुराधा, पहली निगाह में ये बजट, मैं कह रहा हूं, इसमें साफ कोरोना की छाप दिख रही है और सरकार खर्च बढ़ाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए कर्ज लेना पड़े। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है ये डिमांड ऑफ टाइम था और इसको इसी तरीके से देखना चाहिए।
और मुझे लगता है ये आत्मनिर्भर भारत वो हमेशा कहते रहे, उसकी उस पे चले हैं। मुझे लगता है कि आज के डेट में इससे बेहतर बजट शायद 5-10% हो सकता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि देश को इस बजट को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। ऑफ कोर्स फाइन प्रिंट्स मैंने नहीं देखा, अभी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे जो चीज लग रही है कि कैपिटल का एक्सपेंडिचर बढ़ा करके जो शुरुआत की गई है, मुझे लगता है उससे अल्टीमेटली एक बूस्ट तो आएगा ना इकोनॉमी में। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें इकोनॉमी में बूस्ट चाहिए, और वो बूस्ट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ठीक बजट है, अच्छा बजट में सरकार खर्च करने को तैयार है। लाख टके का सवाल पर यह भी है अनुराधा कि क्या इंडिया इंक अभी पैसे खर्च करने को तैयार है? वो भरोसा वापस आया है अर्थव्यवस्था में। पीपल आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश। अभी वो अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर या अपनी फैक्ट्रियां या उत्पादन बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। और उसके पीछे एक दिक्कत ये थी कि फिस्कल स्टिमुलस नहीं आ रहा है। आम आदमी की जेब में पैसे नहीं आएंगे तो खर्च नहीं बढ़ेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई लाइन तो डिसरप्टेड रहेगी। नहीं, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया जा रहा है उससे अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा ना। रोड बनेंगे और चीजें होंगी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अल्टीमेटली बाइंग पावर किसके हाथ में जाएगा? वो बाइंग पावर जो है वो जाएगा कॉमन मैन के पास। तो कॉमन मैन फिर किस चीज पे खर्च करेगा? अल्टीमेटली वो हाउसिंग पे खर्च करेगा, वो उसे एक बेसिक घर की जरूरत पर रोजगार तो आज की तारीख में एक समस्या है, तनख्वाहें कट रही हैं, ये समस्या है। तो ये उम्मीद करना कि आम आदमी ने पैसा बचा लिया होगा और वो ही पैसा लगा देगा, क्या ये इस तरह से गति पकड़ पाएगी हमारी अर्थव्यवस्था? देखिए, देयर इज मेनी अ थिंग्स बिटवीन द कप एंड द लिप। या सो वी ऑल नो दैट. So let's be positive. I think we have come through a worst year that ever one humanity, at least हम लोग तो अपनी जिंदगी में कभी देख नहीं सके। तो ये हम एक बहुत ही वर्स्ट ईयर से निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है 21 को पॉजिटिव तरीके से नहीं, सरकार खर्च कर रही है, क्या इंडिया इंक भी खर्च करेगा? वो भरोसा, वो एतबार दिखेगा? वो अभी भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि इंडिया इंक को भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और सरकार को भी जैसे उन्होंने कहा कि एनपीएस को हैंडल करने के लिए एक न्यू सिस्टम उन्होंने बनाया है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए है, या इवन फॉर दैट मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स के लिए उन्होंने इसको और ईज किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया इंक भी आगे आएगा। पोर्ट्स को वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज घूम फिर कर क्या अपने पुराने जो एक जुमला गढ़ा गया था, मैं जुमला ही कहूंगा क्योंकि वो कभी जमीन पर नहीं उतरा, कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, अब क्या उसी राह पर जा रही है मोदी सरकार? कह रही है कि रेलवे का निजीकरण होगा, एयरपोर्ट्स का होगा, बंदरगाहों का होगा। देखिए, मोदी सरकार की बात कीजिए संदीप, या आप किसी और सरकार की भी बात कीजिए, डिमांड ऑफ द टाइम इज दिस कि आपको मैक्सिमम गवर्नेंस देना पड़ेगा विथ मिनिमम गवर्नमेंट। अनुराधा जी, एक मैं बात स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अगर डिसइन्वेस्टमेंट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो हम प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो है, उसमें मुझे लगता है कि आम आदमी को नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आम आदमी के हाथ में पैसा हो, अगर हम टैक्स कंसेशन देते हैं तो मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एमएसएमई को प्रमोट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, उससे जो बेरोजगार हो गए थे कोविड के पीरियड में, उनको नौकरी मिलेगी। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में भी इजाफा किया गया है, जो आपने जो बजटरी एलोकेशन है, लेकिन ये 2019 में अरुण जेटली ने भी इशारा किया था कि ये जो किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो किसान की जेब में आए या नौकरी पेशा की जेब में आए या आम आदमी की जेब में पैसा आए, सरकार अपना वित्तीय घाटा बढ़ाने को तैयार है, यानी कि खर्च करेगी, लेकिन आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आया। क्या ये किया जा सकता था? संदीप जी, मैं समझता हूं कि किसानों के जो पीएम किसान है उसमें और पैसा ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मुझे लगता है ये जरूरी। अभी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है, एक जगह सरप्लस है, दूसरी जगह डेफिसिट है। सरप्लस किस चीज का? व्हीट का प्रोडक्शन, 10 मिलियन टन हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, ग्लोबल प्राइस स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्ड करना है। दूसरी चीज डेफिसिट किस बात की है?
ट्रस्ट डेफिसिट है। निर्मला सीतारमण जो बताया कि 13-14 से लेकर अब तक किस तरह से बढ़ोतरी हुई है किसानों को जो मिला है व्हीट में, ये तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन सरकार सुनिए, नहीं, अगर आप नहीं, मैंने अभी चेक किया है, 33,000 करोड़ था व्हीट में दिया जाता था, अभी 75,000 करोड़ हुआ है। मैंने सुनिए, मैंने गुलाटी सर प्रोफेसर साहब सुनिए, तो जो एमएसपी है, एमएसपी में कितना इजाफा हुआ 7 साल में? प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। नहीं, मुझे कहने, मैं कह रहा हूं कि अगर 75,000 करोड़ दिया गया है, मुझे लगता है ये जरूरी है फार्मर को एहसास दिलाए। ये डेफिसिट किस बात की? ट्रस्ट डेफिसिट। फार्मर्स ट्रस्ट नहीं करते सरकार को, उनको लग रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर बुला लेंगे, अदानी वो सब ले लेंगे, हमारी सारे एमएसपी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस ट्रेंड को बदलने की आवश्यकता है। हम व्हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते 10 मिलियन टन, हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपको ग्लोबल जो क्रॉपिंग पैटर्न जो डिमांड है। ऑलरेडी भारत सरकार ने जो ऑयल सीड मिशन चालू किया है, क्योंकि उसके अंदर जो अपना ऑयल सीड जो फूड ऑयल एक्सट्रैक्शन सीड्स होते हैं, अगर आप उसके आंकड़े देखें तो आप ताज्जुब करेंगे। भारत जो देश है वो दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल सीड इंपोर्टर है। 75,000 करोड़ हर साल हम लोग सिर्फ ऑयल के, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 15 मिलियन टन। नहीं, वो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए होगा। पर मैं एक मिनट शांति जी, आपसे पूरी तरह एग्री करता हूं कि निराशा इस बात की हुई है कि हम किस तरह से प्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न से एक ग्लोबल मार्केट कैसे बढ़े। लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक मिनट सर, अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता दें, उनको बहुत उम्मीदें होती हैं कि आम बजट में उनकी जिंदगी में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, जेब में कुछ पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ एक किया गया है। हाँ, 75 साल से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन है, और वो भी जो सिर्फ पेंशन लेते हैं, अगर उनका कोई और काम भी है तो उनको फिर वो रिटर्न भरने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ पेंशन आपके खाते में आ रही है और कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वो रीगनिज्म, थैचरिज्म, लेट 80s 90s का जो फलसफा था कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, कि धंधा करना, कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। अब कोरोना काल ही सही, ये मनमोहन के टाइम पे भी जब वो वित्त मंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बने, हम उस राह पर चल रहे थे, लेकिन अब खोल दिए गए हैं दरवाजे थैचरिज्म, रीगनिज्म की ओर। देखिए, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एफडीआई लिमिट थी, विच वाज 49%, 49% से 74% एक झटके के अंदर कर दिया। और कितने साल बाद आप ये देखिए कि चिदम्बरम साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी थी इसको ओपन करने के लिए, और कितनी बार पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया था। और यहाँ पे वो उस समय इंश्योरेंस सेक्टर बजवर्ड होगा। इंश्योरेंस सेक्टर बजवर्ड उस वक्त जबकि बात आप कर रहे हैं, तो उस वक्त बीजेपी ही ऑपोजिशन में थी जिसने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था कि इसको नहीं ओपन करना है, अगर आपको याद होगा। लेकिन आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना ने समझा दिया मेडिकल इंश्योरेंस करनी होगी, आपको अपने भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित करना होगा। ये पूरे देश ने सीख लिया। यस, और उसको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि अभी एक कोरोना वायरस आया है, 3 साल के बाद कोई और वायरस आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप देखें तो बायो बबल इसी तरीके बायो बबल में जीने की हमारी आदत होगी। पर इसी में एक बात छिपी हुई है। देखिए, कुछ रियायतें दी जा सकती थी अनुराधा। अब फर्ज कीजिए मैं जो अपना रिटर्न भरता हूं, मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन है, और कोरोना ने हमें सिखा दिया कि 25,000 रुपए का प्रीमियम अगर मैं देता हूं तो 5 लाख से ऊपर की मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगी पूरे परिवार के लिए। किसी को कोरोना हो गया, 10-10 लाख रुपए के बिल भी हमने देखे, तो वो 25,000 की एग्जेम्पशन 50 या 60 कर दी जाती, या जो 1.5 लाख की आपकी लिमिट है ATC में, उसे बढ़ाया जाता। ये ऐसी चीजें थी जिनकी शायद उम्मीद लगाए बैठा था एक आम नौकरी पेशा आदमी। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा संदीप कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिल्च था और अभी भी जिल्च है। अगर हम तो दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए हैं, वहां पे तो फिर भी कुछ चीजें हैं, लेकिन आप दिल्ली बॉम्बे से बाहर जाइए और देखिए
कि हेल्थ का तो ये तो देख लिया गया ना कि पिछले 50-60 साल में या 70 साल में हेल्थ में चूंकि गवर्नमेंट रही, तो हम अपने हॉस्पिटल्स को देख लें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, आप अपने आप 20 सिटीज के हॉस्पिटल्स को कहीं भी आप चले जाइए, अल्टीमेटली हर कोई एम्स आना चाहता है, एम्स में जुगाड़ नहीं है तो फिर वो मेदांता, फोर्टिस, एस्कॉर्ट्स और वहां जाएगा, मैक्स जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है कि हेल्थ में अगर ये बढ़ाया गया है तो साथ में एक दूसरे तरीके का कैप लगाना चाहिए, वो है कि अनाप शनाप बिलिंग जो होती है, अनाप शनाप बिलिंग पर कैप लगाना चाहिए था सरकार को कि हाँ ठीक है आप इससे कर रहे हैं, तो अगर मैं ये सर्विसेज ले रहा हूं तो मुझे उस सर्विसेज की एक लिमिट होना चाहिए था कि भाई हमें आपको इतने तक की सर्विसेज आप इस तरीके से मिल सकती है। अनुराधा जी, ये 5 लाख रुपया के इंश्योरेंस का मिलने का इसको अलग रखिए। हमें पता है कि 2000 रुपए न होने की वजह लोग मर गए हैं। हम इसलिए मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर को वेलकम कीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है हेल्थ एंड एजुकेशन, इसमें अगर लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर पर डिपेंडेंट कर देते हैं या प्राइवेट लोन लेके करने, मुझे लगता है ये सही नहीं है। इनइक्वालिटी बहुत बड़ी है इस इंश्योरेंस सेक्टर के डिपेंडेंस की वजह से, लोन लेने की वजह से। मुझे अच्छा लगा कि निर्मला जी ने कहा कि वेलबींग सेंटर के नंबर बढ़ाए जाएंगे, जो NUHM है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड रूरल मिशन, उसमें भी पैसा लगाया जाएगा। मुझे लगता है वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जिनको 25,000 मिल रहा है, उसको आप 50,000 करते हैं, 75,000 करते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है उनको अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो जो नहीं वो तो करेंगे, लोअर आम आदमी को वो नहीं कर पा रहे ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पिछले 7 साल में बताऊं आपको, परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट हॉस्पिटल हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली। अब प्राइवेट स्कूलों में भी जा रहे हैं, बायजू टाइप का हो रहा है। आपका सरकारी स्कूलों में कोई डिजिटल फैसिलिटीज नहीं है। तो देखिए एक मिनट अरुण, प्रोफेसर साहब जो आप बात कह रहे हैं उसे करने में 5-7 साल लगेंगे। अस्पताल एक दिन में नहीं बन जाता। आज जो बीमार है उसको कुछ छूट तो देनी पड़ेगी ना। देखिए आपके कैशलेस मेडिक्लेम का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था हिंदुस्तान के अंदर सन 2000 में। मैंने पहली कंपनी बनाई थी ई-मेडिटेक, विच इज नाउ द लार्ज कंपनी इन इंडिया। कैशलेस मेडिक्लेम लोग समझते नहीं थे और मेरा विजन ये था कि आने वाले टाइम में अगर हमें हेल्थ केयर बढ़ानी है, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, इसका जियोग्राफिक इंक्रीज करना है एरिया, तो पीपीए बिजनेस मेरे को खड़ा करना होगा। और वो मैं खड़ा करके एक बार नहीं 10 बार मैं वापस पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैंने ये तो सोचा था कि लोगों को एक स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और आराम से मिलेगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उस टाइम पे कि क्या इसको व्यापार बना के इसको इतना महंगा कर दिया जाएगा। यही हुआ है असल में। देखिए ये व्यापार, अच्छे अस्पताल एक दिन में नहीं बनते, अच्छे स्कूल एक दिन में नहीं बनते, लेकिन आज पता चला, हमें 20 साल से यही कह रहे हैं कि अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है? बिल्कुल। मेरे साथ अनंत सिंघानिया भी जुड़ गए हैं, CEO हैं जेके एंटरप्राइजेस के। अनंत, आपकी पहली टिप्पणी इस बजट पर। सरकार वित्तीय घाटा बढ़ाने को तैयार है, यानी कि सरकार खर्च करने को तैयार है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? आई थिंक इट्स अ गुड बजट। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे का भी बढ़ा दिया है, कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में इन्होंने कुछ खिलवाड़ नहीं की है, लकीली कुछ भी टैक्स बढ़ा नहीं है। सिर्फ आपको एग्री इंफ्रासेस के लिए डीजल पर अलग और पेट्रोल पर अलग सेस लग गया है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा कंजम्पशन फ्यूल इकोनॉमी में, पर मेरे हिसाब से इट्स बीन अ गुड बजट। आप कह रहे हैं थोड़ा सा दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल डीजल के और कितने दाम बढ़ेंगे अनंत? आप कह रहे हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 28 रुपए पहले टैक्सेस दे रहे हैं डीजल पर, 23 रुपए पेट्रोल पर दे रहे हैं, $55 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत है और सेंचुरी मारने को तैयार बैठा है पेट्रोल। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ ये अभी GST में डाल देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेंगे कुछ वक्त में। ये दिस इज आवर डिजायर, ताकि ये जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है ये अपने को इम्पैक्ट तो करेगा, पर देखा जाए जो आम आदमी है उन लोग को टैक्स नहीं बढ़ाने से, क्योंकि हमें लग रहा था विद सच अ हाई डेफिसिट कि टैक्स बढ़ने का चांस था, तो उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया है, तो वो अच्छा एकदम अच्छा चीज़ है। आप देख सकते हैं मार्केट 1500 पॉइंट अप है। ये मार्केट का आम आदमी से, इकोनॉमी से क्या लेना देना? मार्केट तो बढ़े जा रहा है
कोरोना काल से भी पहले 8 तिमाही तक 6.9% की हमारी विकास दर गिर गिर कर 3.2% पर आ गई थी। मार्केट की बम को हम आम आदमी की बम माने क्या? अनंत सिंघानिया। जी देखिए 35,000 करोड़ की इन्होंने एलोकेशन की है वैक्सीनेशन के लिए। 3 मिलियन लोग से ज़्यादा ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। मेरे हिसाब से ये वैक्सीनेशन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ये इकॉनमी रिवाइव होगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कई जगह में इकॉनमी रिवाइव हो रही है। हम लोग 11% की ग्रोथ रेट पकड़ के चल रहे हैं। ऑफ कोर्स बेस कम है पर 11% इज अ बिग नंबर। तो आपको लगता है कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और जो हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं क्या हम उस राह पर जाते दिखेंगे इस बजट के जरिए? अनंत, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। अपना इकॉनमी रिवाइव होना पॉसिबल है। अपना देखने की बात है कि अपन को कोविड से और कुछ लॉकडाउन या कुछ और ना हो। अपने जो नंबर्स रिपोर्टेड है ये दे आर क्वाइट इन कंट्रोल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के वास्ते अपने नंबर काफ़ी कंट्रोल में हैं। सरकार पैसा खर्च करने को तैयार है। इंडिया इंक भी अब पैसा खर्चेगा, नहीं खर्च रहा था। अनंत, ये बात तो आप मानेंगे? जी पर आप देखिए एमएसएमई जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये पूरे इकोनॉमी के लिए, उसका 7,500 करोड़ से उन्होंने 15,700 करोड़ का एलोकेशन कर दिया है। इंश्योरेंस नहीं, उसमें दूसरी तस्वीर भी है ना आज की तारीख में। अब एमएसएमई की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, एमएसएमई की परिभाषा ऐसी बदल दी है, 99% धंधा एमएसएमई कैटेगरी में आ गया। तो 7,500 करोड़ से एलोकेशन 15,000 करोड़ कर देना वो कोई ऐसी कोई चौंकाने वाली फिगर नहीं है। अब तो हर धंधा ही एमएसएमई में आ गया। जी उन्होंने रैशनलाइज किया है। पहले भी ऑलरेडी मिनी बजट में आप देखे थे कि एमएसएमई के सबकी कैटेगराइजेशन बदल दिया और अभी उन्होंने स्मॉल कंपनीज का भी क्लासिफिकेशन बदल दिया। अभी देखना पड़ेगा फाइन प्रिंट में क्या उसका इम्पैक्ट होएगा। पर काफ़ी लोग को जो आप कहते हैं फेसलेस भी असेसमेंट करने से ले आईटैट में उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं जहां सब कुछ डिजिटली होगा और सब कुछ। अब आप सोचिए आपका इनकम टैक्स फॉर्म में 80-90% चीज़ प्री फिल्ड आएगी, कितना आसान हो जाएगा। सीनियर सिटीजन को फाइलिंग से नहीं, वो जो टैक्स की मार भी पड़ती थी और जांच का डर, वो तलवार जो लटकी रहती थी आम आदमी के लिए भी। अब 3 साल की असेसमेंट ही, 3 साल पीछे ही जा सकते हैं आपके रिकॉर्ड खंगालने के लिए। 50 लाख से ऊपर की गड़बड़ी होगी तो 10 साल की अवधि है। तो ये चीज भी एक जो वो टैक्स रेड्स का या परेशानी इंस्पेक्टर राज का एक डर होता था आम आदमी के मन में, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। जी बिल्कुल आप देखिए 6.5 लाख करोड़ लोगों ने फाइल किया है रिटर्न पिछले साल में। तो उसमें आप देखिए जिनका 50 लाख से ऊपर का या तो टैक्स हो या इन्वेशन हो या जो भी आप बोले, तो बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट टैक्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सब काफ़ी लोग नहीं, ये भी तो देश की एक दिक्कत है ना आनंद। 50 लाख से ऊपर का रिटर्न भरने वाले मुट्ठी भर हैं और सड़क पर आप निकल जाइए तो मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और पजीरोज की भरमार लगी हुई है। इन गाड़ियों की गिनती कर लो तो पता लगेगा करोड़ की गाड़ियां हैं और जितनी गाड़ियां हैं उसका 10% भी रिटर्न नहीं भरते होंगे करोड़ का। यह भी एक कड़वी हकीकत है इस देश की। जी ये तो बात सही है। काफ़ी जो गाड़ियां हैं सब कॉर्पोरेट गाड़ियां हैं। काफ़ी कंपनियों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। इसमें जो भी है वो है, आप सब जानते हैं। पर मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये चल रही है, डिजिटल तरफ में हर एक इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, ये नंबर बढ़ेंगे ही क्योंकि कंप्लायंस बिल्कुल बढ़ने चाहिए। जो कमाई कर रहा है लीगल मींस दिखाइए अपने और रिटर्न भरिए, बी अ प्राउड इनकम टैक्स पेयर। पर इसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स की भी बात करनी अरुण जरूरी हो जाती है क्योंकि बैंक्स में एनपीएस का एक खतरा बना हुआ था। वो प्राइवेट और बढ़ रहा है वो, और एनपीएस जो बढ़ रहे थे, प्राइवेट सेक्टर तो दे नहीं रहा था जल्दी से पैसे। वो 3 लाख करोड़ रुपए लोन देने का मई में घोषणा भी हुई थी, पूरा डिसबर्सल नहीं हो पाया। सैंक्शन तो छोड़िए, सैंक्शन ही नहीं पूरा हुआ, डिसबर्सल तो हुआ ही नहीं। तो
पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 20,000 करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत छोटा अमाउंट है ये, इसके अंदर बहुत कुछ आना जा रहा नहीं है, लेकिन जो कुछ पीएसयू बैंक्स का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, अभी लोग बाजार के अंदर गैस मार रहे हैं कि शायद ये महाराष्ट्र बैंक होगा, कोई बोलता है नहीं, विलय होने की जो बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन, हाँ, प्राइवेटाइजेशन, अच्छा, विलय नहीं, प्राइवेटाइजेशन, हाँ। जो बैंकों की, दो बैंकों की बात की है कि 2 बैंक प्राइवेटाइज किए जाएंगे, वो 2 बैंक कौन से होंगे उसकी बात हो रही है। तो उसके अलावा आप देखें 20,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन तो बहुत छोटा सा है, मीगर है। इसके अंदर पर फिर भी जरूरी है, 20,000 करोड़ रुपए भी, पहले तो 10,000 करोड़ ही दिए थे। देखिए, एक समय तो अरुण जेटली साहब के टाइम पे हमने लाख करोड़ से ऊपर का दिया था, कैपिटलाइजेशन दिया था, जिससे थोड़ी बहुत बैंकिंग सेक्टर ऊपर आई थी। लेकिन एक चीज अभी फाइन प्रिंट्स में पढ़नी होगी कि बैंकों की जो बैलेंस शीट्स के अंदर एनपीएस को डिस्क्लोज करने के बारे में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उसके बारे में पॉलिसी डिसीजन क्या है, उसके बारे में क्या बोला है सरकार ने, वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा उसका, क्योंकि बहुत से एफआईआईज और बहुत से इन्वेस्टमेंट बाहर इसलिए रुके हुए हैं, वो कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट्स के अंदर वी आर नॉट वेरी क्लियर कि आपकी बैलेंस शीट ट्रांसपेरेंट कैसे है, उसमें असलियत क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये रिकैपिटलाइजेशन से अनुराधा, अदर देन बीइंग अ जर्नलिस्ट यू आर आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, बैंकों से आपका लेना देना होता है। आज की तारीख में पैसा कहने को है, फिस्कल स्टिमुलस तो नहीं आया कि जेब में किसी के सीधे पैसा आए, लेकिन 20,97,000 करोड़ रुपए दिए, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लोन मेले लगे देश भर में, लेकिन बैंकों में भी कहीं ना कहीं एक झिझक है क्या कि पैसे नहीं देंगे, पैसे वो देने को तैयार नहीं है। देखिए, बैंकों में इसलिए झिझक है क्योंकि एक पिछले जो 6 साल का जो एक एक्सपीरियंस है बैंकों का, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स एनपीए हो गए और उसके कारण जो एक प्रोसेस को फॉलो करना कि एनपीए हो गए तो फिर उसके बाद का जो बैंक डूबे हैं, पीएमसी डूबा, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, तो बैंक्स डूबे हैं, तो देयरफॉर दे हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस। नाउ दे आर इन डाइकोटमी, क्या करे, सरकार का प्रेशर होगा कि भाई आप कर्ज दीजिए, क्रेडिट दीजिए, और एक तरफ उनको अपनी बैलेंस शीट्स को भी ठीक करना है, तो वो बेचारे दुधारू तलवार पे चल रहे हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो एक इंटरनेशनल नॉर्म को फॉलो करना है। नाउ हमें ये देखना होगा कि इस हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ आत्मनिर्भर बजट एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नॉर्म्स के बीच में तालमेल कैसे बैठता है। और आपने ये इम्पोर्टेंट चीज है। बेसल नॉर्म्स से और इंडियन नॉर्म्स में पहुंचने के अंदर इन बैलेंस शीट्स को हमारे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, उनको बहुत जो रही है ना संदीप, वो खाता बही वाली मेंटालिटी रही है, पढ़ता सिस्टम रहा है। नहीं, वो बही खाते को लेकर तो पिछले साल तो निर्मला सीतारमण पोटली लेकर आ गई थी, वो कोई अच्छा शगुन नहीं निकला, इस बार ले आई टैबलेट, इसीलिए वो पोटली को डंप करना पड़ा 1 साल के अंदर ही, पहले ब्रीफ केस में आता था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए तो क्या है कि ये जो इसमें बीच में जो हाउ शैल दाउ मर्ज, ये ट्विन सिस्टम्स जो है थॉट प्रोसेस, उसमें तालमेल बैठाना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। पर यहाँ पर 11.5% हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जस्ट 1 मिनट आई टेक मोर, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है और एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक वेस्टर्न मॉडल की थिंकिंग से हम नहीं चल सकते हैं, लेट्स बी क्लियर, बिल्कुल नहीं चल सकते। और ये आईएमएफ, और ये जो अभी हम आईएमएफ की सरकार भी ताल ठोक रही है, देखिए आईएमएफ कह रहा है वील बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो कोई चीज फ्लैग कर देंगे 2 महीने बाद हम कहने लगेंगे आईएमएफ कौन होता है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो चलाना तो देश हमें अपने हिसाब से, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको उसको क्लियर कर देना चाहिए कि हम इस हिसाब से अपने देश को चला रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इस बेस्ड पर है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, उसका सिस्टम इस तरीके से होगा बेस्ड, हम इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं। अब ये देखिए बड़ी खबर क्या है, पेट्रोल पर 2.5 रुपए, जो मैं अभी अनंत से कह रहा था, डीजल पर 4 रुपए फार्म सेस, कृषि सेस लगाया गया है। किसान कृषि क्षेत्र में सरकार पैसा लगाएगी और उसके लिए 2.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल की, 4 रुपए डीजल की। तो पेट्रोल, डीजल और एक शराब, यही तरीका रह गया है अपना खजाना भरने का।
पेट्रोल डीजल का तो इम्प्लीकेशन निश्चित रूप से आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी का डेफिनेशन महंगाई बढ़ेगी सर, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो जबरदस्त आगे बढ़ जाएगा, इवन निम्न वर्ग पर भी पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगता है इसको सोचना चाहिए कि इसको क्या सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन एक चीज है, मैं सोशल सेक्टर की बात करना चाहता हूं। हमने कहा आम आदमी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।